आज हम पढ़ेंगे आंग्ल मैसूर संघर्ष के बारे में। मैसूर में वाडियार वंश का शासन था और इसके राजा थे चिक्का कृष्णराज द्वितीय। और इसके बाद 1755 में डिंडीगल का फौजदार हैदर अली बना और बाद में 1761 में हैदर अली मैसूर का राजा बन गया। मैसूर के राजा हैदर अली ने काफ़ी संघर्ष का सामना किया। 1767 से 69 तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और उसके बाद मद्रास की संधि हुई। 1767 से 69 के बीच में आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में, और उसके बाद मद्रास की संधि हो गई। उसके बाद 1780 से 84 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और उसके बाद मैंगलोर की संधि हुई। तो यहाँ पे 1781 में अंग्रेज़ जनरल आयरकुट ने पोर्टो-नोवा के युद्ध में हैदर अली को पराजित किया और युद्ध भूमि के बाद कुछ समय बाद हैदर अली घायल हो गया और 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। 1782 में जब हैदर अली की मृत्यु हो गई तो उसके बेटे टीपू सुल्तान ने युद्ध के मोर्चे को संभाला और टीपू सुल्तान ने अब इस युद्ध का सामना किया। यानी 1780 और 84 में 2 साल तो हैदर अली और 2 साल टीपू सुल्तान ने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का सामना किया और मैंगलोर की संधि हो गई। इसके बाद टीपू सुल्तान ने नवीन मुद्राएं चलाई और अपने नाम के सिक्के चलाए। उस सिक्के में हिंदू देवताओं के आकृतियाँ थी और हिंदू समाज भी उत्कीर्ण था। और टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य के सम्मान में मंदिरों के पुनर्निर्माण हेतु धन उपलब्ध करवाया। कुल मिला के आप कह सकते हैं कि इसने अपने राजदूत भेजे अरब में, टर्की में, फ्रांस में, काबुल में, मॉरिशस में। एक ऐसा राजा जो बहुत दूर की सोच रहा था। टीपू सुल्तान को आप ऐसा राजा कह सकते हैं जो प्रशासक था और दूरदृष्टि भी था, क्योंकि इसने विभिन्न देशों से शाही संधियाँ की और इसने फ्रांस की जैसी क्रांति है वैसी क्रांति भारत में करने की कोशिश की उनके विरुद्ध में। लेकिन आप यूँ भी कह सकते हो कि आंग्ल और मैसूर युद्ध 4 युद्ध हुए। प्रथम युद्ध 1767 से 69 के बीच में हुई, मद्रास की संधि हुई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में हुआ और मैंगलोर की संधि हुई। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में हुआ और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, श्रीरंगपट्टनम की संधि। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ और इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। यानी एक ऐसा राजा जो मतलब उसने हार नहीं मानी और अंतिम समय तक लड़ता रहा। क्योंकि 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इससे पूर्व मराठों का अपन नाम ले सकते हैं, जिन्होंने 3 अंग्रेज और मराठों के बीच में 3 युद्ध हुए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, और 4 युद्धों में सामना किया मैसूर ने। और इसके बाद अंग्रेज भारत में जमने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। अब उनको भारत में जमने से कोई रोक नहीं सकता था। इस प्रकार आंग्ल मैसूर युद्ध हो गई 4, चारों की संधियाँ। पहले के बाद में मद्रास की संधि, दूसरे के बाद में मैंगलोर की संधि, तीसरे के बाद रंगपट्टनम की संधि और चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु। पहला युद्ध 1767 से 69 के बीच हुआ, दूसरा 80 से 84 के बीच, तीसरा 1790 से 92 के बीच और चौथा युद्ध हुआ 1799 में। यूरोपियों का भारत में आगमन सबसे पहले 1491 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत में पहुंचा। ये पुर्तगाली था और उसके बाद में इसने बार्थोलोमा डियाज ने 1486 में एक बार केप ऑफ गुड होप की खोज कर ली थी, केप ऑफ गुड होप की। और बाद में फ्रांसिस डी अल्मेडा भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था जो 1505 से 1509 के मध्य तक रहा। पुर्तगालियों के भारत में आगमन से भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण और ब्रिटिश प्रेस का सूत्रपात हुआ। 1556 में पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस का सूत्रपात किया, यानी ये प्रिंटिंग प्रेस है। फिर डच आए 1596 में कार्नेलिस डी हस्तमान केप ऑफ गुड होते हुए ये डच भारत में आए और
यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने स्थापना की 1602 में, और भारत में इन्होंने नील, सोरा और सूती वस्त्र का निर्यात किया। उसके बाद अंग्रेज आए। 1599 में जॉन मिल्डन हॉल ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से भारत में आया। 1599 में ही मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत में यात्रा की। 1608 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत आया। सम्राट जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब में जागीर प्रदान की। और उसके बाद 1611 में मसोलीपट्टनम और पेट्टापुली में इन्होंने अपने बंदरगाह स्थापित किए, कारखाने स्थापित किए। 1661 में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रेगांजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय के साथ संपन्न किया और मुंबई उनको दहेज में दिया। विलियम हेजेज बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर था। इसके बाद उनका सामना हुआ बंगाल में सिराजुद्दौला से, जिसे हम कहते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध से पहले एक काल कोठरी की घटना है जो 1756 में 21 जून 1756 में हुई थी। उसमें 446 बंदियों को एक काल कोठरी के कमरे में इन्होंने बंद कर दिया सिराजुद्दौला में, और 446 में से केवल 21 व्यक्ति ही जीवित बचे। तो कुल मिला के ये काल कोठरी की घटना कही जाती है। इसके बाद प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 में। इस युद्ध के अंदर सिराजुद्दौला का 3 राजद्रोहियों ने बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से युद्ध में साथ नहीं दिया। एक तो मीर जाफ़र, एक वार लतीफ़ खां, एक राय दुर्लभ। इस कारण से सिराजुद्दौला जो है इस युद्ध को हार जाता है और प्लासी का यह युद्ध कहलाता है। इसी के साथ अंग्रेज़ों की सत्ता भारत के अंदर जमना शुरू हो जाती है। प्लासी का युद्ध, प्लासी के युद्ध अंग्रेज़ों का सामना भारत में एक तरीके से नींव बननी शुरू हो जाती है, और अंग्रेज़ों को जो चाबी है वो बंगाल से ही मिली। लॉर्ड कलायू था इसमें बंगाल का गवर्नर जनरल, और उसके समय बहुत ही बढ़िया उन लोगों ने सामना किया। फिर 1759 बांडीवास का युद्ध, 1760 बेदरा का युद्ध, 1761 पानीपत का थर्ड युद्ध। अब होता है 1764 बक्सर का युद्ध। अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। हेक्टर मुनरो अंग्रेज अधिकारी था, और इसके सामने जो राजा थे वो 3 राजा मिलके लड़े। एक तो बंगाल का सुजाउद्दीन, दिल्ली का शाह आलम, और बंगाल का मुगल बादशाह मोर कासिम की संयुक्त सेना में हमला हुआ। और इस हमले के अंदर बक्सर के युद्ध में भी ये कुल मिला के हम कह सकते हैं कि भारतीय हार गए। एक मिनट। बक्सर के युद्ध में बंगाल का मीर कासिम, अवध का सुजाउद्दीन और दिल्ली का शाह आलम, इन तीनों ने मिलकर बक्सर का युद्ध लड़ा। लेकिन हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज़ों द्वारा ये युद्ध जीत लिया गया, और कह सकते हैं कि बक्सर के युद्ध ने अंग्रेज़ों की पूरी नींव है भारत में जमा दी। अब भारतीयों का युद्ध के अंदर हराने के बाद ये लोग बढ़ते हैं। भारत के 3 तरह के स्थायी बंदोबस्त हैं। जमींदारी प्रथा स्थायी बंदोबस्त, एक रैयतवाड़ी बंदोबस्त और एक महालवाड़ी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त में 19% भाग जो है वो टैक्स के रूप में रहते थे, और काश्तकार जमींदार की दवा पर आश्रित थे, दया पर आश्रित थे, और कंपनी को निश्चित लगान प्राप्त होता था। फिर रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ये बंदोबस्त एक तरीके से 1792 में कैप्टन रीड के समय शुरू हुआ था, और इसका मतलब है रैयत माने पब्लिक, जनता से डायरेक्ट टैक्स लेना। 51% क्षेत्र जो है वो रैयतवाड़ी बंदोबस्त सिस्टम लागू था। उसके बाद महालवाड़ी का
करीब एरिया लगभग 30% ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे मालवाड़ी बंदोबस्त था। मालवाड़ी का मतलब हुआ कि एक पूरा ग्रुप जो है एक साथ टैक्स जमा कराएगा। जैसे गांव के अंदर 2-3 गाँवों का एक मुखिया बना देते हैं, जागीरदार टाइप, और वो जो है टैक्स जमा कराएगा। तो वो टैक्स एक तरीके का हो गया मालवाड़ी। कुल मिला के अंग्रेज भारत को कमज़ोर कर रहे थे, धन का वही गमन कर रहे थे, वही गमन। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी और राणा डे ने इस धन के वही गमन का निष्कासन का जो है वो सिद्धांत भारत को बताया। और दादा भाई नौरोजी ने 2 मई 1867 में लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के सामने इस बात को रखा और उन्होंने किताब लिखी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया 1867, द वांटर्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया 1870, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। तो धन वही गमन का जो सिद्धांत है वो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने दिया और उन्होंने कहा कि भारत से धन जो है वो विदेशों में जा रहा है। उसके बाद में रमेश चंद्र ने किताब लिखी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें भी धन के वही गमन का सिद्धांत दिया गया। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले ने भी धन के निष्कासन के सिद्धांत पर जोर दिया। निसंदेह भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना 1757 ईस्वी के प्लासी के युद्ध के बाद शुरू हो गई। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के आर्थिक संसाधनों को अधिकृत करना था, जिससे प्राप्त माल इंग्लैंड व यूरोपीय देशों को बेचा जा सके। उपनिवेशवाद का मूल तत्व आर्थिक शोषण में निहित रहा। उपनिवेशवाद का मूल स्वरूप ही आर्थिक शोषण के विभिन्न ढंगों में दृष्टिगत हुआ। रजनी पामदत्त ने अपनी प्रसिद्ध कृति इंडिया टुडे, रजनी पामदत्त की प्रसिद्ध किताब है इंडिया टुडे में भारतीय औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का विस्तृत उल्लेख किया। उन्होंने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद को 3 चरणों में गुजरता हुआ व्यक्त किया। तो वाणिज्यिक चरण 1757 से 1813, मतलब वाणिज्यिक रूप से पैसा भारत का बाहर जाता रहा। फिर औद्योगिक मुक्त व्यापार 1813 से 1858 तक, और फिर वित्तीय पूंजीवाद 1858 के बाद जो ही चला वो वित्तीय पूंजीवाद चला और भारत का पैसा जो है बाहर जा रहा था। कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया गया, वो भी आर्थिक शोषण की प्रक्रिया थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में कृषि का अपने हित में वाणिज्यीकरण कर दिया, जिसमें आर्थिक शोषण की प्रक्रिया तीव्र से तीव्रतर होती गई और देश आर्थिक विपन्नता का शिकार हो गया। बंगाल में जूट, पंजाब में गेहूँ, बनारस, बिहार, बंगाल और मध्य भारत व मालवा में अफीम के व्यापार हेतु ओस्ट की खेती, बर्मा में चावल आदि वाणिज्यिक फसलें कंपनी के शासनकाल में बोई जाती थी। इस समय यातायात के साधनों का अभाव था और ये जो लोग हैं माल खरीद कर डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जो है औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप वहाँ पर माल को बेच देते हैं। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, एडम स्मिथ की कृति वेल्थ ऑफ नेशंस में व्यक्त विचारों के आधार पर ब्रिटेन के उभरते हुए नवीन औद्योगिक वर्ग ने 1813 में कंपनी के वैचारिक अधिकार की समाप्त करके मुक्त व्यापार द्वारा खोल दिए। व्यापारिक अधिकार के स्थान पर मुक्त व्यापार। फलस्वरूप भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने दूसरे चरण में प्रवेश किया। ये चरण औद्योगिक मुक्त व्यापार का युग कहलाता है। ब्रिटिश माल के आयात का मुक्त बाजार भारत बन गया। 1813 में कंपनी को भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। 1833 ईस्वी में कंपनी की समस्त वाणिज्यिक गतिविधियां प्रतिबंधित कर दी गई। 1833 में भारत के सभी नगर, कस्बे, गांव, जंगल, खाने, कृषि उद्योग, जनसंख्या का विशाल मानव समुदाय ब्रिटिश शासन द्वारा ब्रिटिश पूंजीपतियों के मुक्त प्रयोग के लिए खुला छोड़ दिया गया। उसके बाद अनऔद्योगिकरण का युग आया। उद्योग धंधे खत्म हो गए और सारे उद्योग चल रहे थे ब्रिटेन में, जिसे हम कह सकते हैं औद्योगिक क्रांति। तो भारत का कच्चा माल जो है विदेशों में जा रहा था और वापस वही माल पककर वापस इंडिया में बेचा जा रहा था। तो एक बहुत बुरी खबर भारत के लिए थी। भारत गरीब से गरीब होता जा रहा था। यानी भारत का जो धन है वो कहते हैं कि ये कि गंगा नदी से निचोड़ा जाता है और इंग्लैंड की थेम्स नदी में उसको वापस से छोड़ दिया जाता है। तो कुल मिला के बहुत ही गलत हो रहा था भारत के साथ में। सूती वस्त्र की प्रथम मील 1853 में
बम्बई में कावस जी नाना भाई ने लगाई थी। तो कुछ कुछ भारतीय जो ये नाना भाई हैं, ये आपके पारसी समुदाय के मुख्य व्यापारी हैं, इन लोगों ने कुछ कुछ प्रयास किया कि भारत में भी उद्योग धंधे लगाए जा सकें, लेकिन नाकाफ़ी थे इतना कम काम इनके प्रति। इसी के साथ एक बार आपका टूट फूट जो काल था वो ख़त्म हुआ। अब हम शुरू करेंगे 1857 की क्रांति काल से। आज हमने पढ़ा प्लासी का युद्ध 1757, 1758 बांडीवास का युद्ध, 1759 बेदरा का युद्ध डच्चों से हुआ, और एक युद्ध पुर्तगालियों से हुआ। एक युद्ध सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों से हुआ, सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों का प्लासी का युद्ध हुआ। बांडीवास डच्चों से पुर्तगालियों से हुआ। 1761 पानीपत थर्ड युद्ध हुआ, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, और बक्सर के युद्ध में क्या किया, पूरी की पूरी जो जड़ें हैं वो अंग्रेज़ों की भारत में जमा दी।